हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी रन थ्रू, विच मींस सारी ही इम्पोर्टेंट लाइंस एनसीईआरटी में से आपके सामने हाईलाइट करके आई बी प्रेजेंटिंग हियर। एंड उसमें और भी जो चीजें हैं जो उसमें नहीं है, फॉर एग्जांपल सर्टेन डायग्राम्स विच यू माइट नीड टू सी ड्यूरिंग यूर रीडिंग इट, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। सो डू स्टे विद मी थ्रू आउट द प्रोसेस। दिस चैप्टर is cell the unit of life and इसके जो contents हैं ये हमारे bases हैं for all the very very important chapters। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मैंने जो मेंशन किया है is the most important chapter, जो आपको नीट में हमने एनालाइज करके देखा था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से आए हैं। तो वो थे मॉलिक्यूलर बेसिस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लेकिन इन सब के जो कनेक्शन है वो सेल स्ट्रक्चर से है। सो ये चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करने के लिए। और तो और प्लांट एंड एनिमल के साथ भी इसका रिलेशन काफी है, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? So that is why studying this chapter is of utmost importance, and for that I am here to support you out. So let's go and start with this chapter. Okay, so here are the first two pages of the chapter. मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करी है, लेकिन इसमें जो साइंटिस्ट के नाम है वो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। एंड मान लो कि ये चीजें अगर आपने भी स्टडी कर ली है तो ये सारे पॉइंट्स स्टडी करने के बाद यू विल एस दिस चैप्टर, दैट इज अ गारंटी। तो ये ध्यान रखना और ये स्टडी करना, ठीक है? सो फर्स्ट में व्हाट इज अ सेल में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। नाउ कोई भी चीज विच इज लेस देन द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, कैन नॉट हैव एन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई it cannot live on its own, and that is why cell की main definition क्या है? Something that has an independent existence and performs the essential functions of life. Even a unicellular organism is capable of performing all the essential functions for it to live. That is nothing but what is it called? Independent existence and being autonomous. वो खुद का खुद से कर सकता है. So that is a very important point. नेक्स्ट, ये रीजंस है व्हाई सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये लाइन, तो उसका रीजन यहाँ पे मेंशन है। और तो और यहाँ पे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के बारे में बताया है। ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल, whereas Robert Brown discovered the nucleus. Very very important MCQs इन पे आ चुके हैं, ठीक है? दूसरी चीज, मैथियस शेल्डन, he was a botanist, German botanist. He examined a lot of plants and what he saw is they had two coverings, cell wall and cell membrane. However, when Theodor Schwann, he was a British zoologist, okay, what did he do? He examined animal cells and he got to know कि उनके पास एक ही कवरिंग होता है, that is my cell membrane. So इन दोनों करीबन सेम टाइम पर ही ये स्टडी किया था, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एंड टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड समथिंग नोन एज द सेल थ्योरी। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन आया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is a unique characteristic of plant cell. ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है, very important point, and they together formulated this cell theory, as I told you. But when they formulated the cell theory, it still could not explain that how were new cells formed, which means okay, आपने बता दिया कि plant cell में extra covering होता है, उसका specific feature है वो, लेकिन क्या आप ये बता पा रहे हैं कि why are new cells formed? So that is something they couldn't do it. And there, who came in? That is Rudolf Virchow. He gave a statement called omnicellula e cellula, which means all cells arise from pre-existing cells. So I write that down here. All cells arise from pre-existing cells. This is a very important point, and this out of the three pillars of cell theory is one of the pillars. So हमने दो चीजें देखी सेल थियरी से जो शेल्डन एंड श्वॉन ने बनाई थी,
All organisms are made up of cells and products of cells. Second, they arise from pre-existing cells. Okay, there's one sentence that all the activities of an organism, एक organism के body में सारी activities जो हो रही हैं are cumulative or are sum total of the activities of individual cells. For example, अगर हम बात करें let's say excretory system की, so it is functioning as an all together structure, but हर एक cell of that system is doing its own job, and that is why they bring about such a big function of excretion. That is one of the examples of that statement. Let's go ahead. Next thing, अगर typical plant cell आप study करें तो उसमें distinct cell wall आपको दिखती है, उसमें आपको membrane bound nucleus भी दिखता है जिसके पास कितने membranes है, 2 membranes हैं, उसमें chromosomes मिलते हैं which are nothing but who contain DNA. Whereas यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऐसे दो टाइप के सेल्स हैं, लेकिन दोनों टाइप के सेल में जो ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज नथिंग बट द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये चीज का नेचर कैसा है, इज इट फ्लूइड, इज इट रिजिड, इज इट सेमी फ्लूइड. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये चीजें बारीकी से पढ़ने की जरूरत है दैट द साइटोप्लाज्म's नेचर इज सेमी फ्लूइड. Next, it is the main arena for all the cellular activities in both plants and animal cell. अब ऐसे में अगर आप मुझे कहेंगे एक फॉर्मुलेट कीजिए क्वेश्चन दैट इज कंफ्यूजिंग, तो मैं ये कह सकती हूँ दैट प्लांट सेल में मेन अरीना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज इज साइटोप्लाज्म. व्हाट अबाउट एनिमल सेल? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज हमने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है मेरी यूट्यूब चैनल को. देन यू कैन सी दैट द थिंग which is the ground substance common for plants and animals for all the activities, that is nothing but the cytoplasm. So various chemical reactions occur to keep this cell in a living state. Okay, ये भी important point है. नेक्स्ट पे चलते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो मेरे सेल के अंदर है वो कौन से हैं? सो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. इजीली याद रखना है. तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाले चारों चार जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हैं वो तो आ ही गए, और दूसरे तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीनों कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. ओके, तो वो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सारी चीजें नहीं होती है. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है. ठीक है, ऐसे किसी चीज में अगर मेम्ब्रेन नहीं है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोलस, इट डजंट हैव अ मेम्ब्रेन. सो ये चीज कैसी दिखती है? तो बात ये है कि इफ इन अ क्लासरूम यू डोंट हैव वॉल्स, इट इज एज कंटिन्यूअस एज विद द कॉरिडोर, मतलब देयर इज नो डिफरेंस. So something like that happens here. अगर न्यूक्लियोलस की बात करें वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है. अब न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, दैट इज व्हाई उसके कंटेंट्स आर कॉमन विद द न्यूक्लियोप्लाज्म. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर. तो ये क्या होते हैं? यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? अपने राइबोसोम्स मिलेंगे. अनदर थिंग, एनिमल सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं कॉल्ड सेंट्रोसोम. इनको वैसे क्या कहते हैं? सेंट्रीओल्स. They are also known as centrioles and they help in cell division. However, mycoplasmas are the smallest cells and इनका diameter और इसकी length आपको याद रखनी है 0.3 माइक्रोमीटर, and बैक्टीरिया में ये different होता है. So bacteria में their size can be as much as 3 to 5 माइक्रोमीटर. माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स जाने जाते हैं, उनसे थोड़े बड़े बैक्टीरियल सेल्स होते हैं. अच्छा, ऐसी चीजों में मुझे काफी बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं that when we get options sometimes the values vary. ठीक है, तो बात यह है कि आपको द मैक्सिमम क्लोजेस्ट वैल्यू जो है, द मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसके पास की है वो आपको टिक करनी है. ठीक है, तो ये आप याद रखोगे. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल. यहाँ पे हम सेल साइजेस की बात कर रहे हैं. सो दैट इज द ऑस्ट्रिच
egg. Okay, that is the largest isolated cell. Another thing, human RBCs जो है इनकी भी साइज मेंशन की है, 7.0 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है. नर्व सेल्स जो है, वैसे नर्व सेल्स ऑफ स्क्विड भी कई बार लिखते हैं, बट नॉर्मली भी नर्व सेल्स जो है दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स. तो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग, हाउ आर प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड? तो वो बैक्टीरिया, मेनली जो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये कौन से हैं? दीज आर बैक्टीरिया दैट वी हैव इन आवर किंगडम. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर बैक्टीरिया. इनको और भी क्या कहते हैं हम? ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं. देन यू हैव माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा को और क्या कहते हैं? PPLO. इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारे किसमें इंक्लूसिव है? दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन माय प्रोकैरियोटिक सेल. अदर देन दैट दे आर वेरी स्मॉल, सो दे मल्टीप्लाई रैपिडली. क्यों? लेकिन क्योंकि जो सेल का रेशियो होता है, द साइज, वॉल्यूम, that is very small, so for that cell to rapidly divide is very very easy. तो ये कंपैरिजन आपको याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा जल्दी कौन रिप्लिकेट कर सकता है? प्रोकैरियोटिक. ये आ सकता है क्वेश्चन. देन 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. अब इनके जो नाम है वो आपको उनके शेप से पता चल सकते हैं. मैंने यहाँ पे उनको ड्रॉ भी कर लिया है आपके लिए. सो वन इज बैसिलस. बैसिलस जो है वो रॉड शेप के होते हैं. दे लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, सेकंड इज कोकस. कोकस आर सर्क्यूलर. वो सर्क्यूलर होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस. सो स्ट्रेप्टोकोकस के मतलब नाम से आपको क्या समझ में आया कि इसका शेप कैसा होने वाला है? सर्क्यूलर. फिर विब्रियो कॉलेरे इज वन एग्जाम्पल. विब्रियो कॉलेरे, तो विब्रियो नाम क्यों है? बिकॉज उसका शेप कॉमा जैसा है. एंड स्पिरिलम. ओके, स्पिरिलम का शेप कैसा है? स्पाइरल है. सो दीज आर द 4 शेप्स दैट बैक्टीरिया कैन हैव, एंड बेस्ड ऑन दैट उनके नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं. मैंने बैसिलस के बारे में भी एक एग्जांपल दे दूं, लैक्टोबैसिलस. ओके, सो ये कैसा है? दिस इज गोइंग टू बी रॉड शेप. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे हम देखने वाले हैं कि प्रोकैरियोट्स जो है इनके पास भी सेल वॉल है. तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक चीज याद रखते हैं, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा प्रोटेक्शन, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना कम प्रोटेक्शन, बिकॉज वो खुद की ऑफेंस एंड डिफेंस कर सकते हैं. सो एनिमल्स जो है इन जनरल दे आर कंसिडर्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव एंड दे हैव रिस्ट्रिक्शंस. तो एनिमल्स में सिर्फ एक ही कवरिंग है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. प्लांट्स में क्या याद रखेंगे? थोड़े से वो अपने ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए ना कर सके, इसलिए उनके पास सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है. और कम ऑर्गेनिजम्स पे चलते हैं और छोटे ऑर्गेनिज्म पे चलते हैं. जो प्रोकैरियोट्स है ये और भी छोटे हैं, इसलिए इनके पास 3 कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स. दिस इज द एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन दैट दे हैव. ओके, सो एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू में हो सकता है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है. वैसे प्रोकैरियोट्स में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोट कहा जाता है, बिकॉज बड़ा प्रिमिटिव न्यूक्लियस है. प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड कैरियन, KARYON, जिसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है, तो यूकैरियोट्स का नाम भी उस पर से बड़ा है. यू मतलब ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें है उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स. ठीक है, बायो में हर एक वर्ड को ऐसे ही ब्रेक करना है, यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग इन नो टाइम. लेट्स गो अहेड. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल इसका नेकेड है. इसमें जो जीनोमिक डीएनए है वो एक सिंगल क्रोमोसोम है, या फिर वो आप कह सकते हो सर्कुलर डीएनए. अच्छा, सर्कुलर डीएनए कैसा दिखता है? So it looks something like this. Okay, it is in a circular format. But कभी कभी क्या होता है, इस डीएनए को छोड़ के दिस डीएनए जो उसका मेन है, इसको क्या कहेंगे? जीनोमिक डीएनए. दिस इज द जीनोमिक डीएनए. तो इसको छोड़ के कहीं वही सेल में आसपास कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड. सो दैट इज आल्सो बीन हाइलाइटेड ओवर हियर, दैट इज नोन एज अ प्लाज्मिड. एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए भी उसे कभी कभी कहते हैं. तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट. नेक्स्ट, प्लाज्मिड्स के होने से बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है? सो वन ऑफ दोज एग्जांपल्स इज रेजिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक्स. तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं काफी बारी एमसीक्यू में, दैट
if my bacteria is capable of resisting antibiotics, what is helping it to do so? So that is nothing but the extra genomic DNA, that is nothing but the plasmid. We go ahead, they have no organelles and except ribosomes. But ये ribosomes कैसे हैं? ये ribosomes हैं 70s. ओके, 70s के सब यूनिट्स कौन से हैं? 50s एंड 30s, वो याद रखना है आपको. इनके पास इंक्लूजन बॉडीज होती है. हाउएवर, इंक्लूजन बॉडीज क्या है? कुछ चीजों को स्टोर करने के लिए जब ये वेसिकल्स बनते हैं, दीज आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज. अनदर थिंग, इनके पास इनके सेल मेम्ब्रेन में, जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें कुछ चीजें जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग कर लेता है, वो चीज उनमें भी प्रेजेंट होती है, which is known as mesosome, is a characteristic feature of prokaryotes, very important. Okay, and these are nothing but the infolding of the cell membrane. कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ही फोल्ड हो गया, तो ये जो बना है इसे हम क्या कहेंगे? मीसोसोम. नेक्स्ट, सेल एनवेलोप जो है, इनके पास 3 लेयर का सेल एनवेलोप होता है. जैसे मैंने आपको कहा, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म तो ज्यादा प्रोटेक्शन है. सो आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, फिर से आती है सेल वॉल, और फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये एक साथ मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं मेरे बैक्टीरिया के लिए. अदर देन दैट, सेल एनवेलोप्स में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, और तो और इनके डिफरेंसेस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन दैट दे रिटेन. द स्टेन इज गिवन बाय ग्राम. सर हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने इसकी मेथड दी थी, तो उनके नाम पर से ही पड़ गया इसका मेथड नोन एज ग्राम स्टेनिंग, जिसके बेसिस पे अगर वो बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन रिटेन करते हैं, तो हम उनको कहेंगे, क्या कहेंगे उनको? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और अगर वो नहीं रिटेन करते हैं, काउंटर स्टेन रिटेन कर लेते हैं, तो बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अच्छा, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, उसकी 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. अगर वो लूज हैं, लूज शीट जैसे हैं वो, तो वो है स्लाइम लेयर. अगर वो थिक एंड टफ है, तो उसको बोलेंगे कैप्सूल. ओके, अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि बैक्टीरिया को बर्स्टिंग या फिर कोलैप्सिंग से रोका जाए. तो ये उसमें हेल्प करते हैं. क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया को नहीं जीने दे सकते, फॉर एग्जाम्पल हम होस्ट है और हमारे बैक्टीरियल को इन्फेक्शन हुआ है हमारे बॉडी में, so we will obviously target them and we will try to burst them open so that when the DNA is out, our enzymes can kill them, right? So this is something they don't want to let it happen, so that is what they protected from. Another thing, plasma membrane जो है वो selectively permeable है. अब selectively permeable का मतलब क्या है? It literally selects molecules that if I want to let this molecule in or not. Okay, so ये selectively permeable हो गया. Another thing, इस membrane का यूकेरियोट के membrane से similarity है, lot more similarity. Another thing, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो मीसोसोम्स की हमने ऊपर बात की थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं. और ये किन के फॉर्म में होते हैं? 3 डिफरेंट फॉर्म्स जैसे वो दिखते हैं. मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर रखे हैं वो. अगर वो वेसिकल्स जैसे दिखेंगे, देन दे लुक लाइक these kinds of structures are also seen in endoplasmic reticulum as well as in Golgi. तो नेम्स याद रखना इजी है. क्या है नाम? वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमेले. ओके, so these are tubules and these are lamellae. जैसे ER और Golgi में इसको क्या कहते हैं? इसको सिस्टर्ने कहते हैं, पर यहाँ उनको लैमेले का. Is this very very clear? Fine. So formation of DNA, formation, replication, distribution of daughter cells, respiration, secretion, increase in surface area of the plasma membrane and enzymatic content. What are these? These are functions of the mesosome. तो वो मेरे बैक्टीरिया के लिए इतने सारे functions करते हैं. There was one this particular question where they mentioned that what is present in prokaryotes which does a function similar to that of mitochondria in eukaryotes. तो इसका आंसर है मीसोसोम्स, बिकॉज ये कौन सा फंक्शन करते हैं? ये रेस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं. सो आपको पता होना चाहिए, इनके सारे फंक्शंस को नोट डाउन करना
इनको हाईलाइट करना सो दैट यू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट वाला काम उसने कर दिया। प्रोकैरियोट्स जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया आप जानते हैं, तो इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमैटोफोर्स होंगे। नाउ व्हाट आर क्रोमैटोफोर्स? क्रोमैटोफोर्स के वर्ड में ही आंसर है क्रोमा, व्हिच मींस कलर, सो दे कंटेन पिगमेंट्स। ओके, सो दीज आर प्रेजेंट, ये आपको याद रखना है। बैक्टीरियल सेल को अगर मूव करना है, ठीक है, और मूव ही नहीं लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा, बैक्टीरिया थोड़े अजीब से दिखते हैं, दिस इज हाउ दे लुक लाइक। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर ये कौन से हैं, तो इनको कहते हैं फिलामेंटस एक्सटेंशन, जो सेल वॉल से निकले हुए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पूछ सकता है कि तीनों जो लेयर्स हैं उसके, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स, इसमें से कहाँ पे अटैच्ड है ये एक्सटेंशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल पे ये अटैच्ड है, जिनको कहते हैं फ्लैजेला। तो ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, दिस इज हाउ अ फ्लैजेला would look like as compared to the other extension. Okay, and flagella का मतलब क्या होता है, वो किस लिए होती है, that is for movement of my bacteria. Another thing, they show a lot of parts, लेकिन ये फ्लैजेलम के जो पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मैंने आपके लिए डिटेल में ड्रॉ कर रखे हैं। आप देख सकते हो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो उसकी जो बेसल बॉडी है, दिस इज हाउ बिग इट्स बेसल बॉडी इज। तीन पार्ट्स हैं उसके, एक होती है बेसल बॉडी, सेकंड इज द हुक, एंड थर्ड इज द फिलामेंट, जो फिलामेंट आपको दिखता है। तो वो कैसे स्क्रू किया गया है उसके बॉडी में, तो ये जो बेसल बॉडी है इसका एक्सटेंशन होता है सेल मेम्ब्रेन से लेके आउटर मेम्ब्रेन तक, और उसके बाद होता है हुक जिससे फ्लैजेला अटैच्ड है। आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन भी है, फिर सेल वॉल है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है, एंड देन यू हैव द हुक ओवर देयर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज को तो आप डेफिनेटली, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लेना, और बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट्स हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और तो और कौन से एक्सटेंशंस होते हैं बैक्टीरिया में, दे आर नोन एज फिम्ब्रिए। तो ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये फिम्ब्रिए है, पर ये मूवमेंट के लिए नहीं है। तो ये किस चीज के लिए है, तो बैक्टीरिया को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कोई भी बहने वाली चीज दैट इज वाटर और फ्लूइड्स इन द होस्ट बॉडी के साथ वो मूव ना हो जाए, इसलिए फिम्ब्रिए उनको कहीं अटैच या हुक करके रखने के लिए होते हैं। ओके, सो दैट इज द फंक्शन। वो कैसे है, आपको वर्ड याद रखना है, ब्रिसल लाइक। ब्रिसल लाइक अगर क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली आप फिम्ब्रिए मार्क कर सकते हैं। हेल्प देम टू अटैच टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स और टू होस्ट टिश्यूज। होस्ट मतलब जिसके बॉडी में बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, दैट इज द होस्ट। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, एंड इनकी साइज क्या है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट थिंग, इनके जो सब यूनिट्स हैं वो 50s एंड 30s है, विच मीन्स ये कैसे राइबोसोम्स हैं, ये 70s राइबोसोम्स है। नेक्स्ट, इनका काम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल भी कहा गया है। और तो और बहुत सारे राइबोसोम्स कुछ इस तरह एमआरएनए से अटैच हो जाएंगे। देखो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट और ये उसका स्मॉलर सब यूनिट ऐसे एमआरएनए से अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। और ये क्यों करते हैं ये काम, बिकॉज ये क्या करने वाले हैं, ये प्रोटीन्स बनाने वाले हैं, राइट, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन्स बनाने वाले हैं। नेक्स्ट आती है इंक्लूजन बॉडीज, जिसका मेंशन हमने ऑलरेडी कर दिया था। तो ये क्या करती है, ये साइटोप्लाज्म में स्टोरेज का काम करती है, इनका भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। अनदर थिंग, ये साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग है, ये किसी से अटैच्ड नहीं है। इनके एग्जाम्पल्स कौन से याद रखना है आपको, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये हो गई इंक्लूजन बॉडीज। देयर कुड बी समथिंग एल्स आल्सो इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स called as gas vacuoles. You can see here, obviously इसका नाम gas vacuole है, तो ये क्या कर रहा होगा, it will be storing gases. For what? Because they can float, they can have buoyancy, इसलिए gas vacuoles होते हैं। ये किसमें मिलेंगे आपको, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेज है मेरे हिसाब से, इस पे सारे बैक्टीरिया के एक्सटेंशंस हैं वो आपको बताएं, सबको उनको याद रखना ही है।
नेक्स्ट वन, यूकैरियोटिक सेल की जब बात करें उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलती है, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। किसमें? बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ ऑर्गेनल्स, तो ऐसा लगता है कि अलग अलग कंपार्टमेंट में उनको ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट, इनके पास न्यूक्लियर एनवेलोप है, न्यूक्लियस के आसपास दो कवरिंग्स है, प्रॉपर उसकी एक स्पेस है, ठीक है। दूसरी चीज, जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया है। How does a chromosome look like? It looks something like this. Okay, so ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अदर थिंग, प्लांट एंड एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस होता है, दैट इज प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, whereas एनिमल्स में ये चीज आपको देखने नहीं मिलेगी, वैक्यूल्स होंगे तो भी वेरी वेरी स्मॉल। एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जो प्लांट में नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं, आपको लोअर प्लांट्स में शायद वो मिल जाएंगे। अनदर थिंग, व्हेन वी कम टू दिस पेज, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन एज यू कैन सी हियर, ये कैसा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल given by Singer and Nicholson is fluid mosaic model. It says that my plasma membrane is made up of lipids and proteins, and major lipids are phospholipids. Phospholipids के दो लेयर है, लिपिड बाई लेयर बनाता है। यू कैन सी ओवर हियर, मैंने इसको हाईलाइट किया है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द लेयर, दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द लेयर, सो इससे हमें आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इस फॉस्फोलिपिड को किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है? द ब्लू पार्ट यू कैन सी इज द पोलर हेड, द हेड on both the sides is outside, whereas the tails are together in the center. The head is hydrophilic, it loves water, but the tails are hydrophobic, they dislike water. Okay, so you can see that written over here, very important points. Okay, so what happens is their polarity is also mentioned here. The polar head is outside, while the non-polar tails are inside. It is made up of saturated hydrocarbons which protect it from the aqueous environment. ये आपको याद रखना है. Also, they contain cholesterol. This is a type of lipid itself. So they do contain cholesterol. And आपके डायग्राम में भी इसको मेंशन किया है, तो भूलना नहीं है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी मेंशन होते हैं, आप देख सकते हैं ये प्रोटीन एंड शुगर इज नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपको बता दूं, इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू रिमेम्बर ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, द मेजर वंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स and carbohydrates. All these three are present over here. Next, erythrocyte जो है, erythrocyte is nothing but your regular RBC. इसमें प्रोटीन इज टू लिपिड का कंटेंट बताया है। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी में अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी इजीली आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप प्रोटीन्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज एन इंटीग्रल प्रोटीन, whereas if you see this is a peripheral। ओके, सो ये उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स गो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने के बाद वी आर गोइंग टू सी दैट द साइंटिस्ट बिहाइंड इट, व्हाट इज द मॉडल कॉल्ड एंड हाउ इज इट हेल्पफुल। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, एंड ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे, बट ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है। मोर देन दैट, वो ये कहते हैं कि इसका काजी फ्लूइड नेचर जो है, व्हाट इज काजी फ्लूइड नेचर? द नेचर वेयर प्रोटीन्स को लैटरली मूव करने के लिए लिपिड्स अलाउ करते हैं। दिस मॉडल इज सक्सेसफुली नोन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है, इसमें आपके प्रोटीन जैसे मूव कर सकते हैं। मोर देन दैट, what are the functions of your plasma membrane? So these are endless functions that our plasma membrane follows, that is cell growth, फिर फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन, सेल डिवीजन में हेल्प करना, ये सारे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल उसके थ्रू पास हो सकते हैं विदाउट एनी एनर्जी। इस ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मोड कौन सा है? डिफ्यूजन से हो सकता है, ऑस्मोसिस से भी हो सकता है, इट इज वाटर, लेकिन ये विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, दैट इज फ्रॉम हाई
टू लो। लेकिन अगर कोई चीज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है तो वो कैसे जाएगी? विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल इज सोडियम पोटेशियम पंप। ऑल्सो फ्यू थिंग्स जो पास डायरेक्टली नहीं हो सकते वो पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो इनको हम एक फैसिलिटी देते हैं। व्हाट इज दिस फैसिलिटी? इट इज द कैरियर प्रोटीन थ्रू विच दे कैन डायरेक्टली पास। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ सेल वॉल। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है फॉर यू टू सी। सो व्हाट हैपेंस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, it is a non-living and rigid structure. It is freely permeable because we have a checkpoint of plasma membrane for permeability. नेक्स्ट थिंग, ये किस में हेल्प करता है? तो सेल टू सेल इंटरैक्शन में हेल्प करता है और ये रिजिड है सो दैट ये शेप को भी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, एल्गे इवन दो इट इज द प्लांट, इट इज दीज थिंग्स इन इट्स सेल वॉल। सेल्यूलोज, गैलेक्टाइंस, मैनान्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट जैसी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन दूसरे प्लांट्स की जब बात करें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये सारी चीजें नॉर्मल प्लांट सेल वॉल्स में आपको मिलेंगी। तो सेल्यूलोज सॉरी सेल वॉल ऑफ एल्गे वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो है द आउटर वन, ये सेल के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, तो ये रेड वाली जो लाइन है दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कब फॉर्म होती है? जब सेल इमेच्योर है, जस्ट फॉर्म हुआ है। बट व्हाट इज दिस? इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ बट ग्रेजुअली जैसे सेल मेच्योर होता है इट डिमिनिशेस। डिमिनिशेस मतलब वो वैनिश हो जाती है एंड उसकी जगह पे कौन आ जाता है? सेकेंडरी वॉल। बट वेयर इज द सेकेंडरी वॉल फॉर्म? as you can see this green color, it is formed on the inner side of your primary cell wall and towards what? Towards the plasma membrane. तो ये black जो है ये plasma membrane है। दो सेल वॉल्स के बीच में, दैट इज दो प्लांट सेल वॉल्स के बीच में कौन सा सीमेंटिंग लेयर होता है? दैट इज मिडिल लैमेला, द येलो कलर दैट आई हैव शोन। बट इनके थ्रू क्या पास हो सकता है? प्लाज्मोडेस्माटा, दैट इज सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट के लिए। सो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। मिडिल लैमेला किससे बना है? कैल्शियम पेक्टेट से बना है। वो इन दोनों को ग्लू करके रखता है, सीमेंट करके रखता है एंड दे कैन बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Okay, I'll just erase this for you to take a good screenshot. Let's go to the next page here. This page says that what is an endomembrane system and why is it formed. So ये सारे जो organelles endomembrane system में हैं, इनके functions coordinated हैं, ठीक है। और भी एक चीज आपको याद रखनी है, endomembrane system के चारों organelles हैं वो single membrane bound है। So आपका टेंशन ही खत्म हो जाता है याद रखने के लिए। और तो और न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम are non-membranous structures, whereas mitochondria, chloroplast and nucleus are double membranous structures. ये याद रखना। Coming back to endomembrane system, इसमें कौन कौन है? इसमें endoplasmic reticulum, Golgi, lysosomes and vacuoles होते हैं। उसमें से चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। रेटिकुलर स्ट्रक्चर मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम रेटिकुलम कहते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर is scattered throughout the cytoplasm and because of which वो साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वन इज इंट्रासेल्यूलर स्पेस जिसको हम कहेंगे ल्यूमिनल और दूसरी आउटर स्पेस उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल मतलब क्या होता है? वो ल्यूमेन के अंदर वाला पार्ट, whereas एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, so that is the part outside the lumen। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम सब जानते हैं दो टाइप्स के होते हैं। तो RER is frequently observed in cell actively involved in protein synthesis and secretion। कुछ ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि ये सेल बहुत ही सिक्रीशन में इन्वॉल्व है, तो इसमें कौन सा सेल ऑर्गेनल ज्यादा होगा? एंड ऑप्शन में अगर ER है देन यू कैन डेफिनेटली मार्क दैट। अनदर क्वेश्चन, it is in continuous layer with the outer membrane of your nucleus। as you can see here, ये जो है ये न्यूक्लियस है और उसके साथ ये कंटिन्यूस लेयर में है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। एक और पॉइंट याद रख लो, ये ग्लाइकोजन भी सिंथेसाइज करता है। कौन? SER।
स्पेशली लिवर के सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर। इससे क्वेश्चन आया था कि जो लेडिग सेल्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमंस में, वो सिंथेसाइज करते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन, तो इनमें कौन सा सेल ऑर्गेनल ज्यादा होगा, तो आंसर इज एसईआर। नेक्स्ट वन, Golgi apparatus पे चलते हैं। The name was given by Camillo Golgi and it is also located near the nucleus. It has disc-shaped sacs or cisternae. अब बच्चों को सिस्टरने और क्रिस्टे में डिफिकल्टी होती है याद रखने में, तो इजी वे आउट क्या है, सिस फेस गोल्जी में होता है तो सिस्टरने, एंड जो गोल्जी में है वो एंडोप्लाज्मिक में भी है, तो दोनों में सिस्टरने है, वेरेज माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, इसके जो डायमीटर है वो दिया है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, एंड इसके फेस को तीन नाम है, सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस, whereas what is the next one known as trans, maturing और concave phase, ठीक है। लेट्स सी ओवर हियर, सो यहाँ पे कौन से दूसरे फेज को बताया है, कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज यहाँ पे मेंशन है। गोल्जी का वैसे फंक्शन क्या है, वो पैकेजिंग, जैसे कोई वेयर हाउस होता है, वो पैकेजिंग करता है, मॉडिफाई करता है, फिर वो डिलीवर कर देता है चीजों को, सो दैट इज व्हाट गोल्जी आल्सो डज। इट हैज इंट्रासेल्युलर टारगेट्स एंड इट आल्सो सेल्स और सेंड्स मटेरियल आउटसाइड आवर सेल। Next thing, it remains in close association with endoplasmic reticulum because वो क्या करता है, cis phase से endoplasmic reticulum से raw materials लेता है, जैसे लिपिड और प्रोटीन हो गए, फिर वो उनको अपने सिस्टरने में मॉडिफाई करता है, और ट्रांस फेज से it then releases them. Okay. Next thing, it is important in formation of glycoproteins and glycolipids. Next thing, lysosome की बात आती है. These are known as suicide bags of cell. They are formed by process of packaging in Golgi. So lysosome originate कहाँ हुए हैं, Golgi से हुए हैं, ये आपको याद रखना है. They are rich in almost all type of hydrolytic enzymes. Hydrolytic means जो enzymes break down करते हैं, जैसे lipases breaking lipids, protease breaking protein, carbohydrates breaking carbohydrate. Then optimally active at acidic pH. तो अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल 7, 8, 9 और 5 ये चार ऑप्शंस है और कौन सी पीएच पे लाइसोसोम्स एक्टिव होंगे, तो डेफिनेटली उसका आंसर विल बी 5 बिकॉज दैट इज इन एसिडिक रेंज. अनदर थिंग इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत लार्ज होते हैं, एनिमल्स में इफ दे आर प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल और दे आर एब्सेंट. दे आर वन मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले हैं ही. They contain water, sap, excretory products and the materials which are otherwise not useful for my cell. Another thing, इनके membrane को टोनोप्लास्ट कहा जाता है और ये 90% of the plant cell volume लेते हैं. इसी में अगर आपने plant cell का diagram देखा है, then you can see in the central there is a large central vacuole. इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करने देता है आयोन्स को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑल्सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज व्हाई उसका कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द वैक्यूल इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट इन द साइटोप्लाज्म. ओके. अनदर थिंग, अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, बट यहाँ पे स्टोरेज का काम नहीं हो रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सक्रीशन. ये क्या करेंगे, ये ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करेंगे. वेरएज प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स होते हैं जो ऑब्वियसली फूड को एनगल्फ करके उसके अंदर स्टोर करते हैं. सो वैक्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे टाइप के दिए हैं, राइट. लेट्स गो फॉर अ वेरी बिग ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल कैन बी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल. फॉर एग्जाम्पल अगर वो मस्क्यूलर सेल है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे बिकॉज यू नीड मोर एनर्जी फॉर योर मसल्स टू वर्क. दैट इज व्हाई. Another thing, इनके shapes different हो सकते हैं depending on the type of cell. इनका diameter यहाँ mentioned है, that is 0.2 to 1 micrometer, whereas length is 1 to 4.1 micrometer. Mitochondria double membrane होते हैं just like chloroplast, and इसके पास दो aqueous compartments में divided होता है इसका lumen. Now compartment में homogeneous substance है, that is matrix. Homogeneous means the mixture is homogeneous inside. Another thing, इनके जो infoldings हैं ये, these are known as cristae. They are not cisternae, they are cristae.
Now what do they do? The job is to increase surface area because they bear these. What are these? These are oxysomes और F0 F1 particles. Because इनका काम क्या है? Aerobic respiration में help करना. Respiration in turn does nothing to provide oxygen for breakdown of glucose and thereby create energy in the form of ATP. That is why mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. It has a single circular DNA molecule in it with a few RNA molecules and ribosomes which are 70S. Because it looks like a prokaryotic cell, it can also be known as cell within a cell. या वाई बिकॉज ऐसा लगता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एम्बेडेड है. दैट इज वाई सेल विद इन अ सेल नाम किसको दिया है? मेरे माइटोकॉन्ड्रिया को. नेक्स्ट थिंग, they divide by fission. This is one more similarity with a prokaryotic cell. Plastids, they are found in all plant cells and euglenoids. Euglenoids means euglena-like organisms. Next thing, they bear specific pigments. Pigments मतलब color होते हैं. Another thing, इनके पास जो types हैं, that is chloroplast, chromoplast and leucoplast. 3 types of plastids हैं. इसमें हमारे plant के लिए सबसे important है chloroplast because it helps in forming energy for my plant by the process of photosynthesis. Chlorophyll and carotenoid ये दोनों चीजें क्लोरोप्लास्ट में होती है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करती है. whereas क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं लाइक कैरोटीन, xanthophyll एंड दूसरे जो पिगमेंट होते हैं. बट क्रोमोप्लास्ट वर्ड कम्स फ्रॉम क्रोमा दैट इज कलर. सो एक्सेप्ट ऑफ ग्रीन दूसरे सारे कलर्स प्लांट को क्रोमोप्लास्ट देता है, whereas ग्रीन कलर प्लांट्स को क्लोरोप्लास्ट से मिलते हैं. इसमें और भी कलर्स जैसे येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर इज आल्सो इम्पार्टेड टू द प्लांट बाय क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड ल्यूको जिसका यूजुअली मीनिंग व्हाइट कहा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्हाइट कलर इम्पार्ट करेंगे. इट मीन्स दैट दे आर कलरलेस. Why then leuco is the name is because white is known as absence of color. That is why they've been called leuco. तो बिकॉज ये कलर नहीं देते तो करते क्या है? तो ये करेंगे स्टोरेज. कैसी चीजों को? अगर वो अमाइलोप्लास्ट है तो वो स्टोर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को. इफ दे आर नोन एज इलेयोप्लास्ट दे विल बी स्टोरिंग फैट्स एंड इफ दे आर नोन एज अल्यूरोप्लास्ट दे विल बी स्टोरिंग प्रोटीन्स. इन सब के एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है. जैसे अमाइलोप्लास्ट पटेटो के जो स्टार्च है वो स्टोर करता है तो वो पटेटोज में बहुत होता है. इलेयोप्लास्ट ऑयल सीड में जैसे कैस्टर है उसमें ज्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे देखो अल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन स्टोर करते हैं. तो ये मेज है उसमें जो अल्यूरोन लेयर है वहां पे भी आपको मिल जाएंगे ज्यादा नंबर. राइट नाउ मेजॉरिटी जो क्लोरोप्लास्ट है ये कौन से सेल में मिलेंगे आपको? मीसोफिल सेल्स ऑफ लीफ बिकॉज दीज सेल्स are associated with a large amount of photosynthesis activity. Right? Lens, discoid, spherical बहुत शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं. इनकी लेंथ is 5 to 10 micrometer, width is 2 to 4 micrometer. One per cell of Chlamydomonas to 20 to 40% in the mesophils. ये green algae की बात कर रहे हैं. क्लमाइडोमोनस जो है वो एक एल्गे है, उसमें एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है. लेकिन अगर हम मीसोफिल सेल्स की बात करें तो उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं. तो जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतनी ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये, बट इनका इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एंड दैट इज व्हाई उसका जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें ज्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं for letting the molecules inside. इनके ग्राउंड सब्सटेंस को स्ट्रोमा कहते हैं. एंड ये जो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, the single coin is known as thylakoid, but a group of coins, a stack of coins is known as grana. Right? और ये coins के बीच में there is a hole. This is known as a lumen. How do you imagine a granum? तो अगर आपने पोलो जो है मिंट है वो अगर आपने देखी है तो उसके जो स्टैक है वो पूरा स्टैक इज नोन एज अ ग्रैनम, whereas single polo can be known as a thylakoid. Right? Next thing,
यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसमें जो क्या करेंगे, वो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेंगे एंड प्रोटीन्स आल्सो। ऐसे काफी एमसीक्यूज होते हैं जिसमें ऑप्शन वन इज दैट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसिस ऑफ शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। दूसरा था शुगर एज वेल एज प्रोटीन, so correct answer will be sugar as well as protein because it also contains its 70S ribosomes, right? अनदर थिंग, इसके पास खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, राइट? दूसरी चीज, राइबोसोम्स जो हैं दीज आर ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट। बिकॉज ऑफ दिस इनको क्या कहा गया है, इनको पैलेट पार्टिकल्स भी बुलाते हैं, राइट? दूसरी चीज, ये किससे बने हैं, ये आरएनए एंड प्रोटीन से बने हैं। राइबोसोम्स में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है? ये दो सब यूनिट के बने हैं। These subunits now are not always together. If they need to be together, then they require Mg2 plus ions in it, and they only come together during the process of photosynthesis. However, the ribosome which is 60S and 40S subunits are 80S ribosomes, whereas those who have 70S subunit have 50S and 30S, 70S ribosomes have 50S and 30S subunits. S stands for Swedberg's unit. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना नाम दिया है यूनिट को, but what does that measure? It measures density and size indirectly. Okay, it is a sedimentation coefficient. दूसरी चीज, साइटोस्केलेटन पे आते हैं। ये फिलामेंटस है और ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स है। ये बहुत सारी चीजों होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीन टाइप्स के हैं, बट बहुत सारी चीजें बनाते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, इनका फंक्शन क्या है, तो मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी ऑफ द सेल में हेल्प करना, उसके शेप को मेंटेन रखना। उसी का एक एग्जाम्पल है सीलिया एंड फ्लैजेला। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है। हमने पीछे भी देखा कि फ्लैजेला कितनी लंबी होती है, लेकिन फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फंक्शनली अलग है, स्ट्रक्चरली थोड़ी शायद सिमिलर हो सकती है, ठीक है? दे आर अटैच्ड एट द सेल मेम्ब्रेन। मैंने क्या कहा था, आउटग्रोथ कहाँ से है ये आपको पता होना चाहिए। सीलिया वर्क लाइक ओर्स, जैसे हम किसी बोट में जा रहे हैं तो उसमें हम ओर को ऐसे घुमाते हैं सो दैट वो पानी को पीछे पुश करे, समथिंग लाइक दैट इट इज व्हाट सीलिया डज इन द बॉडी एंड फॉर द ऑर्गेनिज्म एज वेल। ये दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करती हैं, दोनों का फंक्शन इज मूवमेंट। वेरएज फिम्ब्रिए और पिलाई जो है, इनका फंक्शन इज नॉट मूवमेंट, ऑलराइट? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला होती है, but they are different from that of eukaryotic flagella. Next thing, both of them are covered by plasma membrane and their core is known as axoneme. So you can see over here their internal structure is represented on the top. This is known as the axoneme. Next thing, this axoneme को स्टडी करने वाले हैं हम। यहाँ पे पेरिफेरल 9 डबलेट्स है, आपको दिखेंगे। पेरिफेरल मतलब सराउंडिंग में, आउटर साइड में 9 डबलेट्स हैं, ठीक है? ये जो है इसे 9 डबलेट्स है। दूसरी चीज कि इनके पास सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये, राइट? और तो और इनके आसपास सेंट्रल शीथ भी है। ये जो है ये इनकी सेंट्रल शीथ है, लेकिन 9 डबलेट्स है और बीच में 2 सिंगल है, तो इसका अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। एज यू कैन सी इट इज नोन एज 9+2 arrangements. Doublets with the other doublets are joined by these bridges that you can see over here. All right. Another thing, they are attached with the center with radial spokes. All right. So this structure, when they are interconnected by linkers, which are not seen over here, but the structures are interconnected by linkers, and they are known as structural basal bodies for centrioles as well. जैसे यहाँ पे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, इनको भी हम बेसल बॉडीज बोलते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स पर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है उनका, राइट? यूजुअली इसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेंट्रियोल्स कभी भी आप ड्रॉ करें
तो हम जनरली ऐसे ही ड्रॉ करते हैं बिकॉज दे मेक अ 90-degree angle with each other and they are surrounded by amorphous pericentriolar material. Okay, इनके आसपास कुछ मटेरियल होता है, amorphous होता है, because it is around the centrioles it is known as pericentriolar and they are always perpendicular to each other, but उनका जो organization है it looks like a cartwheel. So अगर आप cartwheel word सुने तो the answer is always going to be centrioles and not cilia and flagella. Going to the next one, we are talking about those radial spokes which are nine and they are evenly placed. तो ये भी radial spokes से ही attached है center से, but इसके center में you do not have those two microtubules, and however these are not doublets, these are going to be triplets, right? So they would make such a structure. वैसे ये triplets जो हैं ये भी 9 ही है, right? ये भी 9 ही है, राइट? ऐसा स्ट्रक्चर है, सेंटर में ये जो है दे आर नॉट प्रेजेंट, so 9 triplets on the side and none in the center make a 9 plus 0 arrangement in the centrioles. So ये चीज याद रखनी है, और तो और the central part is proteinaceous and it is known as a hub. It also has radial spokes and it has all the apparatus entirely made up of proteins. That is very important. Another thing, न्यूक्लियस जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. इट इज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज एंड दैट इज बिकॉज उसने जब कलर लिया, व्हेन इट अब्सॉर्ब दैट कलर इट वाज देन कॉल्ड क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, राइट? न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है एंड दैट इज नोन एज क्रोमैटिन. वैसे बात ये है कि सेल इज वेरी स्मॉल, उससे भी छोटा इज द न्यूक्लियस, whereas DNA की जो साइज है in each and every cell is approximately 2.2 meters. तो 2.2 meters के DNA को आप सेल तो छोड़ो न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट कर सकते हो? दैट इज द रीजन हम जो DNA है उसको हम 8 हिस्टोन प्रोटीन्स दैट इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर हम ऐसे रैप कर लेते हैं, और ऐसे ऑक्टामर्स को हम बार बार रिपीट कर करके उसका एक नेटवर्क बना देते हैं जो विदाउट सेल डिवीजन, जब नॉर्मली पड़ा हुआ सेल है तब कुछ ऐसा दिखता है, नोन एज क्रोमैटिन, राइट? बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन they assume this kind of a structure known as a chromosome. तो न्यूक्लियोलाई क्या होता है? These are present inside the nucleus, which are the centers for RNA synthesis. You have two parallel membranes of the nucleus because it is a very important part of my cell. It is bound by double membrane. लेकिन ये जो डबल मेम्ब्रेन है इनके बीच बीच में कुछ स्पेसेस है जहां पे मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट. तो इन स्पेसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स, राइट? यहाँ पे मेम्ब्रेन्स एब्सेंट है तो इनको कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स. इनके थ्रू आरएनए एंड प्रोटीन्स अंदर और बाहर जा सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म एंड बैक एंड फोर्थ, एंड दिस कैन बी डन बाय देम. ये जो स्पेस है between the membranes is 10 to 50 nanometers and is known as perinuclear space, right? Outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum. ये हमने endoplasmic reticulum में study कर लिया है. It also bears ribosomes. These minute pores that are present in my nucleus are formed by fusion of these two membranes. ये membranes fuse हो गए हैं, आप देख रहे हो, right? RNA and protein molecules in both the direction move कर सकते हैं. Some mature cells lack nucleus, right? हम बात करते हैं कि भाई यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो मैच्योर होने के बाद उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. For example, erythrocytes, that is RBCs, and sieve tube cells of vascular plants. What are sieve tubes? They are parts of my phloem tissue. न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इज द पार्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है. कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस जो है
वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूएशन में होता है, बिकॉज न्यूक्लियोलस एज आई प्रीवियसली मेंशन is not a membrane bound structure. It is a site for active ribosomal synthesis, that is rRNA synthesis, right? Larger and more numerous nuclei are present in cells carrying out active protein synthesis. Very very important point, right? क्योंकि न्यूक्लियोलाई जब प्रेजेंट होंगे तो उतने ज्यादा आरआरएनए बनेंगे, ज्यादा आरआरएनए बनने से ज्यादा राइबोसोम्स बनेंगे, ज्यादा राइबोसोम से बनेंगे ज्यादा प्रोटीन। गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स जो क्रोमैटिन है, इनको जब आप कंडेंस करते हैं सेल डिविजन के टाइम, दे अज्यूम अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। व्हाट इज अ क्रोमोसोम? इट इज डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। बट ये प्रोटीन्स बेसिक क्यों है? बिकॉज डीएनए इज एसिडिक एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज्ड। गोइंग बैक टू दिस, इसके पास बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए भी होता है। सो व्हाट इज अ क्रोमोसोम? इट कंटेन्स हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए। ऑलवेज रिमेंबर, हाउ मेनी chromosomes do we have in a normal cell? We have 46 or 23 pairs of chromosomes. नेक्स्ट थिंग, क्रोमोसोम्स में मैं जब ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और सेंटर में ये सर्कल ड्रॉ करती हूँ, दैट इज बिकॉज ये दो क्रोमैटिड्स जो है इनको हम क्रोमैटिड्स बुलाते हैं। दे आर क्लेंज्ड फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रिक्शन है ये। हु डज दिस? इट इज डन बाय द सेंट्रोमियर, जिनके साइड्स पे ऐसे ग्रीन कलर मैंने जो ड्रॉ किया है, वैसे दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कहेंगे हम काइनेटोकोर्स, जहां से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं इनके साथ ड्यूरिंग सेल डिविजन। अनदर थिंग, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर कहते हैं। काइनेटोकोर्स डिस्क शेप के होते हैं, काफी बारी। जैसे ही अब जहां जहां पे सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम्स भी लिखे हुए हैं। अगर क्रोमोसोम इन द सेंटर है तो इसको हम, सॉरी, सेंट्रोमियर इन द सेंटर है तो इसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये P और ये Q आर्म है, इस केस में दोनों इक्वल होंगे। दूसरा है जहां सेंटर से थोड़ा ही दूर है, इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ऑब्वियसली P आर्म Q आर्म से थोड़ी सी छोटी है। नेक्स्ट पे चलेंगे जिसमें और थोड़ा दूर चला गया है सेंट्रोमियर, जिसमें P आर्म बहुत शॉर्ट है एंड Q आर्म जो है वो बहुत लॉन्ग है, इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। whereas the last one here is known as टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें बहुत ही एंड में या तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है, वैसे जाके मेरा सेंट्रोमियर है, तो वो टेलो का मतलब इज लास्ट, सो वो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। इनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर हम सिंगल क्रोमैटिड लेके स्टडी करें तो ये कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स को रिजेंबल करते हैं। जैसे मेटासेंट्रिक विल रिजेंबल an English alphabet V, whereas submetacentric would resemble an English alphabet L, whereas the acrocentric would resemble an English alphabet J, and telocentric would resemble English alphabet I. तो ये चीज आपको याद रखनी है। Did you understand? Let's go to the last part of the chapter and we'll wrap it up. So here that we are mentioning, sometimes chromosomes में से non-staining secondary constrictions होते हैं। ये हमने यहाँ पे वैसे देखा है, ये आप देख सकते हो, ये है primary constriction, whereas these are secondary constriction. उसके बाद का जो पार्ट है that is known as a satellite. और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट होती है, इन क्रोमोसोम को हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। Alright, let's go to the next page and see. They have the fragments which have satellites present on them. What are microbodies? They are bound by minute vesicles and they contain various enzymes and they are present in both plants and animal cells. Peroxisomes हो गए, glyoxysomes हो गए, these are the examples. Very very important to also study the summary of the chapter. Endoplasmic reticulum में tubules and cisternae होते हैं and these are of two types, rough and smooth.
ER helps in the transport of substances, synthesis of proteins, lipoproteins and glycogen. जैसे मैंने आपको कहा था ग्लाइकोजन भी बनता है, तो ये कहाँ बनेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. Golgi body is a membranous organism composed of flattened stacks. So this was the NCERT run through of Cell, the Unit of Life. Do keep following this channel. There are more run throughs coming, and please ask doubts on them. If you've marked this, you're going to ace this chapter. That's a guarantee. All the very best.